Hello bachcho and welcome to the wonderful world of economics. Yes bachcho, we have started a very interesting topic in macroeconomics, that is Philip curve and stagflation. उसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि फिलिप कर्व शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कैसे दिखाई देता है और किस तरह से इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हमने सेकेंड पार्ट में देखा कि स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से उस दौरान हमने देखा हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट स्लो हो गया, इकोनॉमी स्टैगनेंट हो गई, हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो गई। लेकिन इस दौरान जो हमारा फिलिप कर्व था उसका रिलेशन भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हमें इस दौरान दिखाई दिया इन्फ्लेशन भी ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा। क्योंकि फिलिप कर्व ने हमें बताया था कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम, लेकिन अगर इन्फ्लेशन कम करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन इस स्टैगफ्लेशन के इस प्रॉब्लम ने फिलिप के कर्व को भी झूठा साबित कर दिया, यानी वो भी हमें दिखाई नहीं दिया। तो स्टैगफ्लेशन के कॉजेज़ क्या थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हमारी इकोनॉमी में, वो हमने देखा। अब इसी स्टैगफ्लेशन के प्रॉब्लम को जब हमने 1970 और 1980 के दौरान देखा तो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने ये एफर्ट्स किया कि इस स्टैगफ्लेशन को कम किया जाए, इस स्टैगफ्लेशन के लिए कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, जिसके लिए आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट हिस्सा कि व्हाट इज सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। लेकिन व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थियरी इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। ना बच्चों, हमने देखा कि स्टैगफ्लेशन के दौरान जो फिलिप कर्व थी वो थियरी का जो हमने इन्वर्स रिलेशनशिप देखा था वो हमें स्टैगफ्लेशन में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई, प्लस हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट था वो कम हो गया, लेबर की प्रोडक्टिविटी वो कम हो गई, इन्वेस्टमेंट थी वो कम हो गई। तो ये प्रॉब्लम ने हमारी इकोनॉमी को स्टैगनेंट कर दिया। अब इस स्टैगफ्लेशन के प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, दैट इज रॉबर्ट मंडल एंड आर्थर लेफर, इन्होंने इस सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स के थियरी को डेवलप किया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया यूएस के इकोनॉमी में, क्योंकि पहली इस थियरी को, जिसको सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स थियरी को जो रॉबर्ट मंडल ने और आर्थर लेफर ने डेवलप किया, इस थियरी को पहली बार यूएस की इकोनॉमी में जो यूज़ किया गया एज ए एक्सपेरिमेंट करके बाय रोनाल्ड रेगन। उन्होंने ऐसे सोचा कि चलो इस बार हम ये जो आर्थर लेफर की थियरी को या मंडल की थियरी को हम अप्लाई करके देखते हैं, देखें कि शायद हमारे स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम जो है, जो उस समय सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्या हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो इस सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स की थियरी को उन्होंने अपनी इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी में यूज़ किया। इस सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स की थियरी को यूज़ करने के पीछे उनका मेन पर्पज़ ये था कि हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्टिविटी रेट कम हो गया लेबर का वो बढ़ा दें, प्लस उसके अलावा सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज वो बढ़ा दें। इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमारी इकोनॉमी में कम हो गई थी, उस इन्वेस्टमेंट लेवल को हम प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज करें, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़े। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वो भी बढ़ेगा। और गवर्नमेंट की जो बजट थी वो डेफिसिट थी, तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि उस समय एप्रोप्रिएट टैक्स जो सिस्टम है उसको, टैक्स पॉलिसी को वो एडॉप्ट करे, ताकि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है वो उनके पास अच्छे कलेक्ट हो जाए और उन्हीं रेवेन्यूज़ को फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किया जाए। तो इस तरह की कोशिश जो है वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में की गई। तो पहले बच्चों आपको लिखना है इंट्रोडक्शन कि ये जो थियरी है दैट इज सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट मंडल एंड आर्थर लेफर। लेकिन इस थियरी को 1970 में हम लोगों ने इस थियरी को एज एक्सपेरिमेंट करके इकोनॉमी में यूज़ किया, और पहले यूज़ किया हमने यूएस की इकोनॉमी में। यूएस की इकोनॉमी में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने उसको यूज़ किया ताकि स्टैगफ्लेशन का जो प्रॉब्लम है
जिससे डेवलप्ड इकोनॉमी, जो पावरफुल फाइनेंशियली पावरफुल इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी थी, वो भी स्टैगफ्लेशन के प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। तो उन्हें लगा कि चलो ये थियरी अगर हम अपने इकोनॉमी में यूटिलाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और अगर स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम हम कम कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन होगा। तो उन्होंने इस पूरे थियरी को अपनी इकोनॉमी में एज ए एक्सपेरिमेंट करके कंडक्ट किया ना। उनके पीछे मेन पर्पस ये था कि उन्हें चाहिए था रिडक्शन इन द मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन। यानी इस सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने कोशिश किया कि टैक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारे रॉबर्ट मंडल और आर्थर लेफर था, इनको ये बिलीव था कि अगर हम टैक्सेस कम इम्पोज करते हैं, यानी टैक्स रेट अगर आपका कम है, लोअर है, तो लोग आसानी से हॉनेस्टली दे विल पे द टैक्स, और इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेंगे, और उसी को हम प्रॉपरली चैनलाइज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने पहले कोशिश किया टू रिडक्शन इन द मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन, यानी टैक्सेशन रेट को, टैक्स रेट को कम करना है ताकि लोग ऑनेस्टली टैक्स पे करें। क्योंकि ऑर्थर का ये कहना था, यानी ऑर्थर लेफर का ये कहना था कि अगर हम टैक्स रेट को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो लोग टैक्स इवेजन करते हैं, यानी वो स्किप करते हैं फ्रॉम पेइंग द टैक्स। इसके लिए अगर लोगों से अगर हमें प्रॉपरली टैक्स कलेक्ट करना है तो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन को रिड्यूस करना था। ये था पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा था टू अट्रैक्ट द पीपल टू इन्वेस्ट मोर। अब इसी दौरान फिर कोशिश करनी है कि लोग ज़्यादा वर्क हार्ड करें और अपनी जितनी भी सेविंग्स हैं उनको वो इन्वेस्ट करें। उन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करना है टू डाइवर्ट देयर रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं और टैक्स रेट कम है तो दे विल बी रिवॉर्डेड मोर। इसके लिए लोगों को अट्रैक्ट करना है टू इन्वेस्ट मोर। थर्ड मेन ऑब्जेक्ट, टू प्रोवाइड मोर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था। अब इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था तो और उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा हुआ था। तो हमें उस अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को कम करना है। हमने अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर डायरेक्शन में हमने इन्वेस्ट कर दिया, और प्लस अगर हम इनकम को और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो बहुत से हमारे लेबर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। और जब हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कम होगा। तो ये था सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की मेन पर्पस। नंबर 1, रिडक्शन इन द मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन, then to attract the people to invest more, then to provide more employment and income। और इसके साथ साथ ये भी था कि to discourage the government intervention, यानी गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होगा। तो ये जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स थी, इन्होंने पॉपुलरिटी बहुत गेन किया ड्यूरिंग 1970। और 1974 में जब हम बात करें कि ये थियरी जो हमने अडॉप्ट की है, 1974 में इस थियरी को फिर एक्सेप्ट किया रोनाल्ड रेगन ने अपने यूएस इकोनॉमी में एज ए एक्सपेरिमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टैगफ्लेशन। नाउ इस सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, दैट इज रॉबर्ट मंडल एंड लेफर, उन्होंने एक डायग्राम के थ्रू हमें इस सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस समझाया, जिसमें आप देख रहे हो ये लेफर कर्व है। इसमें हमने एल टाइप का हमने पहले फॉर्मेट लिया, और इसमें एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है बच्चों? टैक्स रेट। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है? टैक्स रेट। और वाई एक्सिस पे हमने दिखाया है इस टैक्स रेट की वजह से कलेक्टेड टैक्स रेवेन्यू, जो हमें पब्लिक से कलेक्ट होगा। नाउ लेफर कर्व ने क्या किया है, इस तरह का एक कर्व दिखाया है। ये कर्व हमें दिखाता है जो हमारा यू शेप हमें रिवर्स में दिख रहा है। ये यू शेप जो हमें कर्व दिखाई दे रहा है, इसमें हमें लेफर ने सिखाया है कि अगर जैसे जैसे टैक्स रेट हम बढ़ाते हैं, टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, हमारा रेवेन्यू का लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन अप टू अ सर्टन लिमिट।
यानी अप टू आर, जैसे अप टू दिस लेवल यानी आर लेवल पे मैंने दिखाया है, अप टू आर लेवल हमने दिखाया। टैक्स रेट जब हम फॉलो कर रहे हैं तो उस समय हमारा जो रेवेन्यू है टैक्स से जो कलेक्ट हो रहा है मैक्सिमम है अप टू टी लेवल। रेट है आर, मैंने अल्फ़ाबेट भी वही यूज़ किया है आर, और टैक्स कलेक्ट हो रही है मैक्सिमम टी। तो ये हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू है दिस साइड, जो बाय चार्जिंग इम्पोजिंग द टैक्स रेट से ये टैक्स हमें कलेक्ट हो रहा है। तो दिस मच इज द टोटल अमाउंट विच इज कलेक्टेड थ्रू द टैक्सेशन, ये पब्लिक रेवेन्यू है। नाउ अगर हम टैक्स रेट आर से ज़्यादा करते हैं, यानी आपने टैक्स का रेट बढ़ा दिया, यानी सपोज इट इज़ अप टू आर इट इज़ 20%, 25%, सो इट इज़ ओके। लेकिन जैसे हम 30%, 35%, 40% बढ़ाने लगते हैं तो यहाँ पे पीपल आर डिस्करेज टू पे द लो टैक्सेस। फिर टैक्स एवेजन चालू हो जाता है, फिर लोग ऑनेस्टली टैक्स नहीं भरते हैं क्योंकि उन्हें क्या लगता है तब ज़्यादा टैक्स बर्डन है, और अगर वो ऑनेस्टी दिखाएंगे तो इट विल बी पनिश्ड, और अगर डिसऑनेस्टी है तो इट विल बी रिवार्डेड। क्योंकि अगर टैक्स रेट आर से ज़्यादा हो गया तो लोगों को लगता है बहुत टैक्स का बर्डन है, हम इतना टैक्स नहीं भरेंगे, फिर इकोनॉमी में टैक्स का रेवेन्यू कम होने लगता है। ये लेफर की सोच थी, क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट ऐसे बिलीव करते थे कि हमारी इकोनॉमी में टैक्स रेट जो है वो कुछ लिमिट तक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बियॉन्ड सम लेवल जाते हैं टैक्स रेट बढ़ेगा तो लोग इतना टैक्स पे नहीं करेंगे। इसके लिए अप टू अ सर्टन लिमिट जो प्रेफरेबल है, रीजनेबल है, और उस लेवल तक ही गवर्नमेंट को टैक्स रेट चार्ज करना चाहिए। इसके लिए उसने क्या दिखाया, अप टू आर लेवल, यानी टैक्स रेट जब आर पॉइंट तक है तो उस समय पब्लिक इज रेडी टू पे द टैक्स, यानी गवर्नमेंट को अच्छे खासे रेवेन्यू मिल रहे हैं जो मैक्सिमम लेवल। लेकिन जैसे ही आपके टैक्स का रेट आर से बढ़ने लगता है, आपका रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू आप देख रहे हो ये लेफर कर्व नीचे जाने लगता है तो कम होने लगता है। तो इस तरह से लेफर कर्व ने ये हमें कर्व दिखाया, ये पूरा जो शेप हमें दिख रहा है दिस इज द लेफर कर्व। ये लेफर कर्व दिखा रहा है अगर अप टू अ रीजनेबल लेवल यू इम्पोज द टैक्स ऑन पब्लिक, यू विल फाइंड इट कि पीपल आर इंटरेस्टेड टू पे द टैक्स, वो टैक्स पे करेंगे, यानी ऑनेस्टली लोग पे करेंगे। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि टैक्स रेट बढ़ा दिया तो फिर ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो इस डायग्राम में हमें क्या क्या दिखाई देता है बच्चों, बहुत आसानी से लिखेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1, टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है विथ इंक्रीजिंग इन द टैक्स रेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है अप टू आर लेवल, तो हमारे पब्लिक जो है, पीपल जो है, दे आर इंटरेस्टेड टू पे द टैक्स रेवेन्यू अप टू टी लेवल, वहाँ तक बढ़ रहे हैं। बट आफ्टर टी, जैसे टैक्स रेवेन्यू जो है आप देख रहे हो, आपने रेट बढ़ाया, आपने रेट अगर आर से बढ़ाया तो टैक्स रेवेन्यू विल गो ऑन फॉलिंग, तो वो कम हो जाएगा। इसके लिए लेफर बिलीव करता है, अकॉर्डिंग टू लेफर मेनी पीपल ऑनेस्टली पे द टैक्सेस एट लोअर रेट, और इससे क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट को मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। क्लियर हुआ बच्चों? लेफर का क्या कहना था या रॉबर्ट मंडल का क्या कहना था कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर इंटरेस्टेड टू पे ऑनेस्टली टैक्स बट एट लो रेट and it will bring more revenue to the government. At the lower rate, people prefer to work very hard and they will try to earn more. वो सोचेंगे हम ज़्यादा काम करेंगे, अगर वो ज़्यादा काम करेंगे, अर्न ज़्यादा करेंगे तो इन्वेस्ट भी ज़्यादा करेंगे, यानी they will try to invest more and this will try to bring economy out of recession. इससे हमारी इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आएगी। एंड प्लस ये भी बिलीव हुआ कि हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, दैट इज़ रॉबर्ट मंडल एंड आर्थर लेफर, इनका ये बिलीव था कि जब हम मोर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब हम मोर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज, वो बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, यानी हमारी इकोनॉमी में जो स्केर्सिटी है वो कम होगी, यानी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम वो भी कम हो गया।
तो स्टैगफ्लेशन के प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो इन दोनों इकोनॉमिस्ट की ये सोच थी कि आप टैक्स रेट को रीजनेबल रेट पे रखो। इससे क्या होगा, काफ़ी अच्छे रेवेन्यू मिलेंगे, उसको आप इन्वेस्ट कर दो, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लेबर की ज़रूरत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कम होगा, और दूसरे साइड बाय साइड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, और जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे तो स्केर्सिटी कम होगी, इन्फ्लेशन विल स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होने लगेगा। तो इस तरह से मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने ये सोचा कि जब हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट करेंगे टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन बढ़ा, लेबर की ज़रूरत पड़ी, यानी रेवेन्यू बढ़ा, और प्राइस लेवल विल स्लोली कम डाउन, और इस तरह से मार्केट में स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम विल बी सॉल्व हो जाएगा। और वो कैसे सॉल्व होगा, जैसे ये रेवेन्यू आपके प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट में हमारे डाइवर्ट हुए, फिर हमें मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट मंडल और आर्थर लेफर ने ये डायग्राम दिया किस तरह से कि जैसे सपोज ये डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ई। अब ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो हमारी इकोनॉमी में जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ और डिमांडेड हुआ वो था ओ क्यू लेवल एट प्राइस ओ पी, ओ क्यू आउटपुट एट प्राइस ओ पी। अब स्टैगफ्लेशन के दौरान हमने इन्फ्लेशन भी देखा था, जो हमने स्टैगफ्लेशन के प्रॉब्लम में डिस्कस किया, क्योंकि सप्लाई शॉक था, मॉनेटरी शॉक था, प्लस कॉस्ट पुश थी, बहुत सारे गवर्नमेंट्स के जो हमने प्रॉब्लम्स देखे, रेगुलेशंस था, या उसके अलावा डेफिसिट फाइनेंसिंग थी, बहुत से रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे टू क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ स्टैगफ्लेशन। अब उसे हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, और इसके लिए ही सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की थियरी को इन्होंने डेवलप किया, और उनमें उन्होंने बताया कि जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा डाइवर्ट किया, यानी आपकी इकोनॉमी में जैसे इनकम बढ़ा, उस इनकम को हमने प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया, इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए, तो हमारी सप्लाई बढ़ गई। जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी बच्चों, तो आप बताओ वो सप्लाई का किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। पहले हमारा सप्लाई का था एसएस, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम था ई, हमारा आउटपुट था ओ क्यू, डिमांड और सप्लाई दोनों, और ओ पी प्राइस वॉज डिटरमाइंड। लेकिन जैसे ही हमने इन्वेस्ट ज़्यादा किया, अपने रेवेन्यूज़ को डाइवर्ट किया फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो हमारी इकोनॉमी में सर्विसेज ज़्यादा बढ़ी, सप्लाई ज़्यादा बढ़ी, इसके लिए सप्लाई कर्व इज शिफ्टेड ऑन राइट साइड। तो इसके लिए आप देख रहे हो हमें मिल रहा है नया इक्विलिब्रियम E1। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई, जब हमें नया इक्विलिब्रियम मिला E1 तो हमारी सप्लाई बढ़ गई। अब हमारा Q1 जो था, इट इज़ द मोर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो जो शॉर्टेज था, जो हमने देखा था लेबर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई थी, अब बढ़ गई, अब सप्लाई बढ़ गई। अब इस सप्लाई बढ़ने से हमें एक और बेनिफिट हुआ, हमारा प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया। दैट मीन्स फ्रॉम OP टू OP1, यानी एक तरफ हमने गुड्स की सप्लाई भी बढ़ाई, हमने इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई, हमने एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाया, लेकिन हमने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया। ये बिलीव था सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का कि किस तरह से हमें इकोनॉमी में अपनी सप्लाई को बढ़ाना है, किस तरह से लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे ताकि लोग ज़्यादा काम करें, ज़्यादा कमाएं, उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़े, और वही हम डाइवर्ट करेंगे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। और इसके रिजल्ट ये होगा कि सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा, प्राइस विल कम डाउन, और प्राइस कम हो गया यानी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में हो जाएगी। तो इस तरह से इकोनॉमी विल कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ स्टैगफ्लेशन। हमारी इकोनॉमी में जो सबसे ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी स्टैगफ्लेशन, क्योंकि इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, रिसेशन की कंडीशन स्टार्ट हो गए, यानी स्लो ग्रोथ रेट हो गया, और इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, प्लस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे टैकल करें,
उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट मंडल और आर्थर लेफर ने सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स SSE की थियरी जो है वो डेवलप की। और इस थियरी को 1974 में द प्रेसिडेंट ऑफ US दैट इज रोनाल्ड रेगन ने एज ए एक्सपेरिमेंट करके कंटिन्यू किया कि चलो देखते हैं शायद हम इस स्टैगफ्लेशन के प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएँ और इकोनॉमी को फिर से सर्वाइव कर पाएँ। तो उसी के लिए इस स्टैगफ्लेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की थियरी को डेवलप किया। क्लियर बच्चों, हमने क्या देखा, इस थियरी को किसने डेवलप किया, रॉबर्ट मंडल एंड आर्थर लेफर ने इन 1974, और इसी को ही रोनाल्ड रेगन ने US की इकोनॉमी में 1974 में एज ए एक्सपेरिमेंट करके कंडक्ट किया। मेन पर्पस क्या था बच्चों, कि रिडक्शन इन द मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन, कि टैक्सेशन का बर्डन लोगों पे कम करना है ताकि पीपल विल प्रेफर टू पे ऑनेस्टली द टैक्सेस, यानी टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए। टू अट्रैक्ट द पीपल टू इन्वेस्ट मोर, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम कम होगा। टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कम हो। और बिसाइड विद दैट कि हमारे गवर्नमेंट इंटरवेंशन है उसको भी डिस्करेज करना है ताकि हमारे इकोनॉमी में थोड़ा वर्किंग जो है इकोनॉमी का वो फ्री हो। तो ये सब जो थे वो एफर्ट्स लिए गए फॉर दिस न्यू प्रॉब्लम, यानी न्यू थियरी को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये सब उनके पीछे हमने पर्पस रखा था। मेन इंपॉर्टेंट रीज़न यही था। फिर लेफर ने दिखाया कि किस तरह से अगर टैक्स रेट अप टू OR लेवल है तो आपका हाईएस्ट टैक्स जो है आपको कलेक्ट हो रहा है, यानी आपके पास रेवेन्यू काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जैसे टैक्स रेट कुछ लिमिट के बाद आप बढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होने लगा है, यानी फिर हमारी इकोनॉमी के जो इनकम लेवल है, गवर्नमेंट का जो इनकम है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि टैक्स रेट बियॉन्ड दैट लेवल लोगों के ऊपर बर्डन लगता है एंड फिर वो दे नेवर प्रेफर टू पे द टैक्स, तो वो टैक्स रेवेन्यू को कम कर देता। लेकिन अगर वो पॉजिटिवली आपने टैक्स रेट को रीजनेबल रखा, ज़्यादा अच्छे आपके फंड्स आए, जिसको आपने सप्लाई में डाइवर्ट कर दिया तो आपकी सप्लाई बढ़ गई, यानी इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से क्वांटिटी जो ज़्यादा डिमांडेड थी वो लोगों को ज़्यादा प्रोड्यूस होके मिल गई, और प्लस इफेक्ट ये हुआ कि प्राइस हैज़ बीन रिड्यूस। तो हमारा स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ़ द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की थियरी को हमने प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया। ओके बच्चों, लेकिन हर थियरी के दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव भी, यानी हर थियरी के वी विल सी दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स दोनों होते हैं, यानी सम प्रॉस सम कॉन्स भी होते हैं। इस थियरी को हमने बहुत पॉजिटिवली टैकल भी किया, लेकिन फिर भी हमने देखा कि देयर आर सम लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस थे। क्योंकि जैसे हमने देखा कि हमारे इस प्रेसिडेंट ऑफ US ने जब इस थियरी को एज ए एक्सपेरिमेंट करके कंटिन्यू किया तो जो टारगेट्स उन्होंने सेट किए थे कि हाँ ये स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम 100% गायब होगा, नहीं हुआ, यानी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ, लेकिन स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन को वो पूरी तरह से गायब नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सप्लाई शॉक, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ी हुई थी। मॉनेटरी शॉक वो हमारी इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से एक्सेसिव मनी सप्लाई थी, क्योंकि चीप मॉनेटरी पॉलिसीज़ वर अफेक्टिंग ऑन दिस प्रॉब्लम। तो इसके लिए सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो था वो हमने ये देखा कि ये जो क्रुगमैन था, ही वॉज अ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, तो क्रुगमैन ने इस थियरी को क्रिटिसाइज़ किया कि जो हमारे इस US के प्रेसिडेंट ने सोचा था कि मैं स्टैगफ्लेशन के प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा बाय यूजिंग द मॉडर्न थियरी गिवन बाय रॉबर्ट मंडल एंड आर्थर लेफर, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हाँ, काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि अच्छी तरह से स्टैगफ्लेशन को हमने रिमूव करने की कोशिश की। हाँ, उसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, उसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी, लेकिन हम जितना चाहते थे प्राइस को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना,
उतना हम रिड्यूस नहीं कर पाए। जितनी एम्प्लॉयमेंट हम देना चाहते थे उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, क्योंकि अब उस समय भी फिर हमने देखा कि देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था जो हमने देखा था कि हर इकोनॉमी में, चाहे डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग इकोनॉमी हो, तो नैरो लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी हमने देखा था नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नैरो हमने पढ़ा था बच्चों सेकेंड पार्ट में। तो वो हमने देखा था हर इकोनॉमी लॉन्ग रन में एक अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल फेस कर ही रही थी। और जब हमने उस समय सप्लाई शॉक देखा था, मॉनेटरी शॉक देखा था, कॉस्ट पुश हो गया था, तो इस हमारा जो स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम था वो उतना एज पर एक्सपेक्टेड टारगेट्स पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया। हाँ, मैक्सिमम हमने उसको रिजॉल्व कर लिया, लेकिन जितना टारगेट रखा था हमारे प्रेसिडेंट ने उतने टारगेट्स हम अचीव नहीं कर पाए। सेकंड जो था क्रिटिसाइज किया मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन ने। अब मिल्टन फ्राइडमैन का ये कहना था कि जब हम टैक्स रेट कम करते हैं तो इससे हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम हो जाएंगे। अगर हम टैक्स रेट को कम करते हैं तो इट विल रिड्यूस द टैक्स रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट के डेफिसिट बजट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। इनकी सोच अलग थी, क्योंकि हमारे रॉबर्ट मंडल और आर्थर लेफर का कहना था टू रिड्यूस द मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन, हमें टैक्सेशन कम करना था। उन्होंने टैक्स को रीजनेबल रेट पे रखा ताकि पीपल ऑनेस्टली पे द टैक्स। लेकिन मिल्टन फ्राइडमैन की सोच एकदम अपोजिट थी। ही बिलीव दैट टैक्स कट विल रिड्यूस द टैक्स रेवेन्यू एंड इंक्रीज द डेफिसिट ऑफ द बजट, और हमारे गवर्नमेंट के डेफिसिट लेवल को बढ़ा देंगे, यानी और शॉर्टेजेस बढ़ जाएंगे। थर्ड था हमारे और इकोनॉमिस्ट, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि जब हम देखते हैं कि आफ्टर 1991 हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज्ड हो गई, देन हमने देखा ग्लोबलाइज्ड भी हो गई, यानी आवर इकोनॉमी इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। लेकिन उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी में ये जो ट्विन प्रॉब्लम है, कौन सा, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ स्टिल परसिस्ट इन आवर इकोनॉमी, दोनों दिखाई देते हैं। तो इसके लिए इस लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में, इस मॉडर्न इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में अभी भी हम देखते हैं कि देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। तो जो हमारी सोच थी कि जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो एटलीस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होगा वो काफ़ी हद तक हम रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन भी आजकल है प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ में है। तो ये दोनों प्रॉब्लम अभी भी हमें कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमी में दिखाई देता है। तो कम्प्लीटली जिस तरह से इन्होंने ये थियरी दिया कि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स स्टैगफ्लेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे उतने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और टारगेट्स अचीव नहीं हुए बच्चों। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये थियरी काफ़ी पॉपुलर हुई, काफ़ी इकोनॉमीज़ ने उसको एग्जीक्यूट किया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए। इसके लिए ये इकोनॉमी जो है वो काफ़ी 1970 के बाद पॉपुलर हुई और मेनी ऑफ द इकोनॉमीज़ दे हैव एक्सेप्टेड दिस सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन SY BCom का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी है। इंट्रोडक्शन देना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हमने बताया, लेफर का की क्या सोच थी, उसने सोचा टैक्स रेवेन्यू जैसे ही हम बढ़ाएंगे, क्यों, जैसे ही आपका टैक्स रेट अगर रीजनेबल रहेगा तो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा देंगे। लेकिन टैक्स रेट को जब हम बियॉन्ड दैट लेवल अगर बढ़ा देते हैं तो इट विल फॉल द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम होने लगेंगे। अब लेफर का ये कहना था कि जब हम रीजनेबल रेट को हम फॉलो करते हैं टैक्स रेट को, तो पीपल विल हॉनेस्टली पे द टैक्स एट लोअर रेट विच ब्रिंग मोर रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ये एकदम उसकी सोच वैसे थी। और जब हम लोअर रेट ऑफ टैक्स रखते हैं तो पीपल प्रिफर टू वर्क मोर, they will work very hard, they will try to earn more। और जब अर्निंग ज़्यादा होगी तो it will be invested, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो जाएगी, जो हमारा मेन टारगेट था। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएंगी
तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लेबर की ज़रूरत बढ़ेगी, और लेबर की ज़रूरत अगर ज़्यादा हो गई तो बट नेचुरल आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ, प्लस प्रोडक्शन भी बढ़ी तो आपकी सप्लाई भी बढ़ी, आपकी सप्लाई ने आपके इन्फ्लेशन को कट किया, प्राइसेस को कम किया, तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को स्टैगफ्लेशन के प्रॉब्लम से बाहर निकाला, यानी रिसेशन की सिचुएशन से बाहर निकाला। तो इस तरह से मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने स्टैगफ्लेशन का सॉल्यूशन दिया विथ द मॉडर्न थियरी सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, तो जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माय नोट्स। ओके बच्चों, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.